हेलो एंड वेलकम टू चौचक अड्डा। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट, जो इंडिया की सरकारी कंपनी इंडिया रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन अथवा इरकॉन बनाने वाली थी, की डील को कैंसिल कर दिया है। तो क्या है पूरा मसला, साथ ही भारत ईरान के रिलेशन के बारे में वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत। हम यहाँ से अरब सागर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ ये ईरान देश है। ईरान के पूर्व में अगर हम देखते हैं तो यह है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पश्चिम में अगर आप देख रहे हैं तो पश्चिम में है इराक और तुर्की। ईरान के उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में सागर हैं। उत्तर में जहाँ कैस्पियन सागर है, वहीं दक्षिण में पर्शियन ऑफ गल्फ है अथवा फारस की खाड़ी है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान को पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ईरान में फारसी भाषा बोली जाती है। ईरान में धर्म संरक्षित लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब हम जान लेते हैं भारत और ईरान के संबंध के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में। तो दोस्तों, भारत व ईरान के सांस्कृतिक संबंध प्राचीन काल से ही हैं। 1950 में दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। शीत युद्ध के दौरान ईरान अमेरिकी खेमे में था, इसलिए पाकिस्तान का समर्थन करता था और भारत की आलोचना करता था। लेकिन 1979 में ईरान में एक धार्मिक क्रांति होती है और इस्लामी शासन की स्थापना होती है, और इस इस्लामी क्रांति अथवा धार्मिक क्रांति का जो नेतृत्व था वो अयतुल्ला खुमैनी ने किया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो इस्लामी क्रांति थी, इसके बाद अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए। ईरान द्वारा तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब चूंकि जो ईरान की तेल कंपनियां थी उसमें ब्रिटेन का भी अधिकार था। अब ये ब्रिटेन का जो अधिकार था, ये मुद्दा कहाँ से आया तो हम बताते हैं। 20वीं सदी में हुए 2 विश्व युद्धों के दौरान, इन दोनों विश्व युद्धों के बीच के समय में मिडल ईस्ट के देशों में कच्चे तेल के बड़े भंडार मिले। दुनिया के सबसे बड़े शिया बहुल देश ईरान में भी कच्चे तेल के भंडार मिले। ब्रिटेन की एंग्लो फारसी ऑयल कंपनी ने ईरान में मिले तेल को निकालने का जिम्मा उठाया। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, ईरान में पहलवी राजवंश का शासन चल रहा था। ईरान में लोकतंत्र और राजतंत्र की लुका छिपी चलती आ रही थी। लेकिन 1949 में ईरान में नया संविधान लागू हुआ। उस समय ईरान के राजा थे मोहम्मद रजा शाह पहलवी। अब जो नया संविधान था, उसके बावजूद भी कोई प्रधानमंत्री 2-4 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाया। लेकिन 1952 में देश के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मोसद्दिक। मोहम्मद मोसद्दिक तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना चाह रहे थे। इस चाहत पर ब्रिटेन और ईरान आमने सामने आ गए। ब्रिटेन ने कहा कि कंपनी हमारी है, तो ईरान ने कहा भैया तेल हमारा है। तो 1953 में मुसद्दिक का तख्ता पलट करवा दिया गया, जिसमें विश्व युद्ध के दौर में ब्रिटेन के घनिष्ठ दोस्त बने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का हाथ शामिल माना गया। और इस तख्ता पलट के बाद प्रधानमंत्री के पद की अहमियत कम हो गई और मोहम्मद रजा शाह पहलवी देश के सर्वेसर्वा बन गए। लेकिन चुने गए प्रधानमंत्री का तख्ता पलट ईरान की जनता को पसंद नहीं आया। रजा पहलवी जनता की आंखों में पूरी तरीके से अमेरिका की कठपुतली बन गए। अयतुल्ला खुमैनी इस्लामिक नेता थे, वह शाह के मुखर विरोधी थे। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1963 में, जब मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने श्वेत क्रांति का ऐलान किया। अब ये श्वेत क्रांति क्या था? ये 6 सूत्री कार्यक्रम था और पश्चिम की नीतियों पर आधारित था। इन सुधारों का विरोध होने लगा। खुमैनी इस विरोध का अगुवाई कर रहे थे। 1964 में शाह ने खुमैनी को देश से निकाले दे दिया। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई। ईरान की अर्थव्यवस्था और शाह की जो श्वेत क्रांति के खौफ थे, दोनों चरमरा गए। मौलवियों ने इस दौरान श्वेत क्रांति को इस्लाम पर चोट कहा। मौलवियों को जो निर्देश दे रहे थे, वो निर्देशक थे खुमैनी साहब। खुमैनी के जो दादा थे सैयद अहमद मसूवी, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबांकी जिले से थे। 1830 के दशक में अवध के नवाब के साथ वो एक धार्मिक यात्रा पर गए थे, और धार्मिक यात्रा पर जब वो इराक होते हुए ईरान के गांव पहुंचे, तो ईरान में खुमैन गांव है, वहां वो बस गए। इसलिए एक पीढ़ी के बाद उनका जो सरनेम था वो खुमैनी हो गया। अब 1978 में ईरान के सरकारी अखबार में खुमैनी को ईरान सरकार ने भारतीय मुल्ला और
ब्रिटेन का एजेंट लिखा और उन्हें आशिकाना गजलों में खोया रहने वाला बुढ़ा कहा गया। अब इस लेख के छपने से क्या हुआ, इस लेख के छपने से ईरान की जनता बिल्कुल भड़क गई और तेहरान के शाहयाद चौक पर लाखों लोग इकट्ठा हो गए और शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जनवरी 1989 तक ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। प्रदर्शनकारी खुमैनी का निर्वासन खत्म करने की मांग करने लगे। 16 जनवरी 1979 को शाह परिवार समेत ईरान छोड़ अमेरिका चले गए। शाह भागने से पहले विपक्षी नेता शापोर बख्तियार को प्रधानमंत्री बना गए। अब इस प्रधानमंत्री ने खुमैनी का जो निर्वासन था वो खत्म कर दिया, परंतु जब खुमैनी फ्रांस से ईरान वापस लौटे उन्होंने प्रधानमंत्री को मानने से इनकार कर दिया और नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इससे दोबारा से जो है ईरान में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। इस गृह युद्ध में खुमैनी के जो समर्थन वाली सेना थी वो जीत गई। अप्रैल 1979 में एक जनमत संग्रह करवाया गया और ईरान को इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया गया। एक सरकार चुनी गई और खुमैनी को देश का सर्वोच्च नेता मान लिया गया। अब चूंकि जैसे ही इस्लामी क्रांति ईरान में हुई तो ऐसा ही सद्दाम हुसैन जो इराक के शासक थे उनने सोचा कहीं ऐसा कुछ इराक में ना हो जाए, तो इराक ने ईरान से लड़ाई छेड़ दी। अब यह युद्ध 8 सालों तक चला। इस युद्ध में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने इराक का साथ दिया, लेकिन फिर भी इस युद्ध में इराक को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और एक समझौते के साथ यह युद्ध खत्म हुआ। अब इससे क्या हुआ कि ईरान में खुमैनी की लोकप्रियता और बढ़ गई। ईरान इराक युद्ध के बाद ईरान का अगला फोकस हुआ कि परमाणु बम बनाया जाए। 1989 में खुमैनी का निधन हो गया और उनके निधन के बाद 1981 से 89 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे अली खमनेई देश के सर्वोच्च नेता बन गए। 1991 में कुवैत पर हमले के बाद इराक और अमेरिका आमने सामने आ गए। इस दौरान ईरान ने इराक का समर्थन किया। अमेरिका ने इराक में सेना भेज दी और एक लंबा युद्ध शुरू हुआ। सन 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ईरान और इराक को एक्सिस ऑफ इविल यानी बुराई की धुरी कहा। अमेरिका ने ईरान की सरकार पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। 2002 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में दुनिया को पता चल गया और इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए। प्रतिबंधों से ईरान पर आर्थिक दबाव आने लग गया। ईरान और यूरोपीय संघ में इसको लेकर बातचीत होने लगी और 2005 से 2013 तक ईरान के जो राष्ट्रपति रहे महमूद अहमदीनेजाद ने इस स्थिति का सामना किया और 2013 में सत्ता उनके हाथ से निकलकर हसन रूहानी के हाथ में आ गई। रूहानी ने नए सिरे से परमाणु कार्यक्रम पर बात करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच हम भारत की भी बात करते हैं। तो भारत का यहाँ पे कैसे संबंध था कि जब 1980 से 88 के बीच ईरान और इराक का 8 वर्षीय युद्ध चला तो भारत ने इसमें किसी का पक्ष नहीं लिया। लेकिन 1990 में जब शीत युद्ध समाप्त होने की कगार पर पहुंचा तो अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी होने लगी। चूंकि सोवियत संघ कमजोर होने लग गया था, सेनाओं की वापसी के कारण अफगानिस्तान में उत्तरी सरकार तथा तालिबानियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चलने लगा। तालिबानी जो थे वो सुन्नी मुस्लिमों का उग्रवादी संगठन था, वहीं ईरान जो था वो शिया मुस्लिम बहुमत वाला देश था। इससे ईरान नहीं चाहता था कि अफगानिस्तान की सत्ता तालिबानियों के हाथ में चली जाए और चूंकि तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन था इसलिए ईरान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया। अब 1990 के दौरान क्या हुआ, अब चूंकि भारत भी अफगानिस्तान में एक उग्रवादी सरकार नहीं चाहता था इसलिए ईरान व भारत ने उत्तरी सरकार का समर्थन किया। साथ ही जहां 8 वर्षीय युद्ध से ईरान की आर्थिक हालत खस्ता हाल थी, वहीं भारत में भी आर्थिक सुधारों पर जोर दिया जा रहा था। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत थी। भारत को सस्ता तेल चाहिए था, वहीं ईरान को तेल के लिए बाजार चाहिए था। तो अगर हम देखें तो 1993 से सन 2003 तक के दशक को भारत और ईरान के संबंध को स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ फ्रेंडशिप। सोवियत संघ से विघटित जो बहुत सारे राज्य बने, सोवियत संघ से विघटित राष्ट्रों तक पहुंच के लिए ईरान भूमि सेतु की भूमिका में है। साथ ही ईरान रूस तक पहुंचने हेतु भी भारत के लिए सबसे प्रमुख है और उनमें भी प्रमुख अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी हेतु भी ईरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत के लिए ईरान यूरेशिया और हिंद महासागर के बीच एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है। लेकिन भारत और ईरान के बीच स्वर्णकाल के बाद 2005 में जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा वोटिंग करवाया गया तो उस वोटिंग के दौरान भारत ने ईरान के खिलाफ वोट किया। अब इससे ईरान और भारत के रिश्ते थोड़े से ठंडे पड़ने लग गए। लेकिन अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के बाद जब 2013 में ईरान के नए राष्ट्रपति रूहानी चुनाव में विजयी हुए तो उन्होंने ईरान के ऊपर लागू प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक पहल करनी शुरू की। उन्होंने अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की पहल की और ईरान की परमाणु समस्या के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद की 5
अस्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तथा एक अन्य महाशक्ति जर्मनी को शामिल किया। इन वार्ताओं को P5+1 का नाम दिया गया। जुलाई 2015 में ईरान और इन देशों के साथ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके द्वारा ईरान ने अपने यूरेनियम के संवर्धन के लिए आवश्यक सेंट्रीफ्यूजों की 2/3 कटौती करेगा कि जो शर्त थी उसे मान लिया। उसके सभी रिएक्टरों की निगरानी IAEA करेगी, ये भी मान लिया। कुछ रिएक्टर में यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने का समझौता भी हुआ, जिसके बदले ईरान पर लागू सभी आर्थिक प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मानना था इस समझौते में। अमेरिका के अनुसार इस समझौते से परमाणु अप्रसार को बेहतर करने में सहायता मिलती। इजराइल ने इस समझौते की कड़ी आलोचना की। अब समझौते पर जो संकट था वो आया 2016 में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा व्यवहार करते हुए इस समझौते से बाहर निकलना ज़्यादा जरूरी समझा और उन्होंने ईरान पर प्रतिबंध को और कड़ा कर दिया। अब इन प्रतिबंधों से पहले भारत ईरान से काफ़ी तेल का आयात करता था। साथ ही 2016 में भारत के द्वारा ईरान के चाबहार पत्तन के निर्माण के लिए समझौता किया गया। इस परियोजना में $500 मिलियन की राशि खर्च करनी थी। इसके द्वारा भारत ने पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र में किसी बड़ी आधारभूत संरचना के निर्माण की परियोजना शुरुआत की। भविष्य में रूस के साथ व्यापार के लिए भी इस पत्तन का प्रयोग किया जाएगा, जिससे वर्तमान परिवहन की लागत 30% घट जाती, क्योंकि ईरान और रूस के बीच रेल लाइन बिछाने का भी प्रस्ताव किया गया था। यह पत्तन चीन द्वारा पाकिस्तान में विकसित किए जा रहे ग्वादर पत्तन से मात्र 72 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से भी इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और दिसंबर 2017 तक आते आते भारत ने चाबहार पत्तन को स्टार्ट तक कर दिया था। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध का असर भारत व ईरान के संबंधों पर भी पड़ने लगा और भारत के प्रोजेक्ट प्रतिबंधों के कारण डिले होने लगे तथा चाबहार पोर्ट के बाद भारत ने ईरान के रेल प्रोजेक्ट का भी काम स्टार्ट नहीं किया। भारत ने ईरान से नवंबर 2019 तक तेल आयात भी लगभग समाप्त कर दिया। इससे ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा। साथ ही 2020 के जनवरी में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख सुलेमानी को अमेरिका द्वारा मार दिए जाने के बाद ईरान में अमेरिका विरोध चरम पर पहुंच गया, जिससे ईरान अमेरिका विरोधी चीनी खेमे में चला गया। अब चीन ने ईरान में $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात कही, जिससे ईरान को लग रहा है कि ईरान अपनी स्थिति सुधार पाएगा। अब चूंकि चाइनीज वायरस के कारण जहां चीन का विरोध पूरे विश्व में स्टार्ट हुआ, वहीं चीन ने इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ सीमा विवाद स्टार्ट कर दिया। अब भारत के साथ पहले से ही चीन हमेशा आक्रामक रहा है, परंतु इस बार चीन के ईंट का जवाब पत्थर से भारत द्वारा भी दिया जा रहा है। अब इससे क्या हुआ कि चीन ईरान में जब जाके बैठ गया तो ईरान चीन के कहने के अनुसार भारत के खिलाफ काम करने लग गया और वहाँ का जो रेल प्रोजेक्ट है उससे भारत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत और ईरान के संबंध हैं वो अब अपने उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं, उल्टे दिशा में जाना शुरू हो चुके हैं। इस विषय पर आगे भी फर्दर डेवलपमेंट होती रहेंगी, तो जब जब डेवलपमेंट होंगी हम आपको अपडेट करेंगे इस विषय पर। तो हमसे जुड़े रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अभी इस तरह की वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
तो